फैजान सरवर इस समय में जुड़ गए हैं। फैजान सरवर जी को योजना सेवा मिला है और जेपीएससी में इनका चयन हुआ है फैजान सरवर जी का। तो चलिए आपके साथ बातचीत शुरू करते हैं फैजान जी। और आपको चलिए रमजान की मुबारक भी बहुत से लोगों ने भेज दिया इस समय में, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको लाइव स्क्रीन पे दिखाएं। कैसे हुआ है? आप कैसे किए? और बोलिए बोलिए तो कैसे किए? तो हमारे साथ में इस समय में फैजान सरवर है। छोटी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि फैजान सरवर ज्योग्राफी से उन्होंने मास्टर्स किया था, उसके बाद काफ़ी डिग्री थी, और इसके साथ में जो है उन्होंने तैयारी करके 7th जेपीएससी में सफलता अर्जित कर लिया। तो सफलता अर्जित करने के बाद में आपको बता दें कि इस समय में, चलिए आपको स्क्रीन पे अब दिख रहे हैं फैजान सरवर जी। फैजान जी आपका पहले तो आपको कांग्रेचुलेसन। थैंक यू सर। फैजान जी आपने जब तैयारी किया तो पहले तो ये बताएं कि क्या हमारे साथ जब आप जुड़े, पहले से भी आप जुड़े रहे हैं, तो क्या कुछ फायदा नजर आया आपको? जी सर, हाँ बहुत फायदा है, काफी कोऑपरेटिव है आप, और जो चीजें आप काफी रिलेवेंट चीजें वहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो चीजें काफी सिग्निफिकेंट है। फैजान जी आपकी सिलेक्शन हुई है, आप बोकारो में है इस समय में, तो ढेर सारे आपके पास शुभकामनाएं आ रही होंगी इस वक्त में। आपके अपने परिवार के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताएं कि आप किस परिवार से हैं, कैसे हैं, और फिर आपसे हम मुस्लिम तबका में भी बात करेंगे, जो इंटरव्यू में भी आपके साथ करते थे, कि आपके समाज में कितनी ज़रूरत है शिक्षा की। आपने नाम रोशन किया अपने समाज का, अपने राज्य का, देश का, और इसके लिए शुक्रिया। आप थोड़ी सी अपने परिवार के बारे में बताइए। सर मेरे दादा एक फ्रीडम फाइटर थे, और 1946 में जो इलेक्शन हुआ था यहाँ पे प्रोविंशियल असेंबली का उस टाइम, तो उसमें उन्होंने हजारीबाग कॉन्स्टिट्यूंसी से कांग्रेस की टिकट से एमएलए भी रहे थे। और उन्होंने उसके बाद फिर उनकी डेथ हो गई बहुत पहले ही, तो फादर लोग काफी स्ट्रगल करके अपनी स्टडी किए, और मेरे फादर काफी दिन अनएम्प्लॉयड भी रहे हैं। उसके बाद फिर अभी 10 साल पहले उनकी वहाँ पे सर्विस हुई तेनुघाट थर्मल पावर प्लांट में, वहाँ पे हमारा डिस्प्लेस थे, जमीन डूबा हुआ था। उस दरमियान ही फिर मैंने यहाँ से स्टडी स्टार्ट की थी अपनी, जो गवर्नमेंट स्कूल है घर के बगल में, वहाँ से होसिर में, और 10th फिर आरबीपी हाई स्कूल तेनुघाट है वहाँ से किया, 11th 12th रोशनर कॉलेज से, और ग्रेजुएशन सेंट जेवियर से। उसके बाद फिर मैं दिल्ली में जामिया मिलिया से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करके फिर वहाँ पे थोड़ा तैयारी करके वहीं से फिर रिसर्च कर रहा था। और आप ज्योग्राफी से रिसर्च किए हुए हैं, और हमें लगता है कि कहीं आप पढ़ा भी रहे थे। जी सर, हाँ सर, वहीं पे जामिया मिलिया में पढ़ा रहे थे। सबसे पहला सवाल आपसे हमारी होगी कि एक मुस्लिम समाज में पढ़ करके जेपीएससी जैसे परीक्षा को पास करना, क्या ये बहुत बड़ी चुनौती है? सर चुनौती तो नहीं है, लोगों का इस तरह का एटीट्यूड हो गया है, खासकर जो समाज जितना बैकवर्ड हो जाता है तो एजुकेशन को लेकर थोड़ा सा नेगेटिविटी आ जाती है। उनको लगता है कि हाँ पढ़ लिख के क्या होगा, और वो उसके साथ थोड़ा सा देखने लगते हैं उसको लाइवलीहुड और एम्प्लॉयमेंट के साथ, और एक सा नेगेटिव एटीट्यूड आ जाता है कि उनके साथ कुछ इनजस्टिस हो रहा, बुरा हो रहा, उनका नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, काफी चीजें जो फेयर होती हैं, और अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। आप किसी भी समाज से आ रहे हैं, किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, अगर आपके अंदर काबिलियत है तो ये सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती हैं, आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। हाँ, जिस समय आप इंटरव्यू देकर के वापस आए थे, आप कितने आश्वस्त थे कि आपका चयन फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा? हाँ सर, ये तो मुझे लग रहा था, काफी इंटरव्यू भी काफी अच्छा हुआ था, और बोर्ड भी काफी कोऑपरेटिव था, और मेंस भी लग रहा था काफी अच्छे मार्क्स हैं, तो 20% तो मुझे लग रहा था सिलेक्शन हो जाना चाहिए। 10%। सब्जेक्ट आपने क्या रखा था फैजान जी? लैंग्वेज पेपर? खोरथा, थोड़ी सी आवाज में प्रॉब्लम हो रही है। हिंदी सर, आवाज हिंदी अभी ठीक है आवाज जी। अभी बताएं कि आपने खोरथा लिया था? हाँ, हिंदी लिटरेचर आपने लिया? हिंदी सर। दोनों कनेक्शन एक ही से? जी सर। हिंदी आपने लिया था।
तो मेंस की तैयारी जो जैसे आपने जब बच्चे करते हैं तो उनको किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? मेंस के चेहरे सर दो तीन इम्पोर्टेंट है। तो आंसर राइटिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे पास नॉलेज होता है लेकिन उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, दिक्कत वहां पे आ जाती है। और आंसर राइटिंग से हम एक प्रैक्टिस हो जाता है कि नॉलेज को रिप्रोड्यूस करने का और टाइम मैनेजमेंट का भी। तो जो चीजें हैं ना रिलीवेंट चीजें, वो चीजें हम वहाँ पे लिखे। तो आंसर राइटिंग हम ज्यादातर बच्चों के साथ वही होता है कि पढ़ते तो सब है लेकिन लिखने में थोड़ा सा है ना कहीं पे हम एक हेजिटेशन सा होता है और हम इस चीज को उतना नहीं कर पाते हैं जिस लेवल पे हमें करना चाहिए। तो आंसर राइटिंग सबसे इम्पोर्टेंट है मेंस में। अच्छा, अगर मेंस का प्रिपरेशन कोई चाहता है कि वो घर में रह करके करे तो कैसे तैयारी वो करे अपने घर में? सर आप के जैसे लोग जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता कि आपको जाके एक पर्टिकुलर प्लेस में तैयारी करने की जरूरत है। सारे गाइडेंस और जो भी मटेरियल्स है वो सारी चीज अवेलेबल है। बस ये चीज है कि हम घर पे डिसिप्लिन के साथ रहें, जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे एक लैकिंग होता है कि हम घर पे होते हैं तो कैजुअल हो जाते हैं और उतना ज्यादा वो रिग्रेस डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पाते पढ़ाई में। अगर ये चीज हम कर ले रहे हैं तो घर में भी अच्छी तैयारी हो सकती है। फैजान जी, पहले आज से 20 वर्ष पहले अगर मुस्लिम समाज को देखा जाए तो ऐसा लगता था कि बिजनेस करेंगे सिर्फ, और वो नौकरी में कम आते थे। आपको लगता है कि अब मुसलमानों में ये ट्रेंड टूट रहा है? जी सर, हाँ काफी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अब ज्यादा से ज्यादा लोग ऑप्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट सर्विसेज में जाएं और भी जो भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। जैसे जैसे एजुकेशन स्प्रेड हो रहा है, अवेयरनेस लोगों के अंदर बढ़ रहा है, इंक्लिनेशन है गवर्नमेंट सर्विसेज और अदर सर्विसेज की तरफ, वो चीज भी बढ़ रही है। आप थोड़ी सी बताएं कि इंटरव्यू में आपसे क्या क्या सवाल पूछा गया था? इंटरव्यू में सर ज्यादातर जो क्वेश्चन था वो तो मेरे बैकग्राउंड से था, ज्योग्राफी से। उन्होंने काफी कुछ फिजिकल ज्योग्राफी से जैसे पूछा, वोल्केनोज के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में, सॉइल्स के बारे में। फिर झारखंड स्पेसिफिक पूछा, यहाँ का फिजिकल जो इन्वायरमेंट है, फिजियोग्राफी हो गया, ड्रेनेज वगैरह, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। उसके बाद थोड़ी पुलिसिंग से क्वेश्चन पूछी गई थी कि वो कैसे फंक्शन करती है, और प्लानिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा था। और ये लाइफ गोल क्या एम्बिशन है लाइफ में, आपका जो अपना रिसर्च का फील्ड है उसको कैसे आप अप्लाई कीजिएगा यहाँ पे सर्विस में, ये सारी चीजें जी, आपको ढेर सारे हमारे व्यूअर हैं जो आपको रमजान की मुबारक दे रहे हैं। हाँ, सबका शुक्रिया सर। आप ये बताएं कि कुछ व्यूअर ने कहा है कि एनसीईआरटी कितना महत्वपूर्ण होता है इस तैयारी में? एनसीईआरटी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सर। हम 60% वेटेज दे सकते हैं जो प्रिपरेशन में, मेंस में, इवन प्री में भी। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं तो उससे जो हमारा एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आती है, वो चीजें काफी हेल्प करती है आंसर राइटिंग में भी। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हो गए प्री में, वहां पे भी सोल्व करने में। तो एनसीईआरटी और खासकर ओल्ड एनसीईआरटी जो है 6 to 12 का जो पहले चला करता था, वो फोटोकॉपी मिलता है, उसके कंटेंट काफी इनरिच है। और सबसे ज्यादा हमें उससे बार बार पढ़ने में कोशिश करना चाहिए कि 4 to 5 टाइम्स हम उसको पढ़ लें। उसके बाद फिर एडवांस बुक जैसे हो गया पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत या हिस्ट्री के, वो सब बुक बाद में आए, लेकिन पहले एनसीईआरटी को अच्छे से एकदम उसको पढ़ के इंटीग्रेट कर लें। अच्छा, ये हमको बताएं कि पूरी तैयारी में एक एक स्टूडेंट जो नया, समझिए कि आज तैयारी शुरू कर रहा है, उसको कितना घंटा पढ़ना चाहिए और कितने साल तक की तैयारी चाहिए? सर घंटा तो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें ये चीज मेजर करना चाहिए कि जैसे हमने एक ज्योग्राफी लिया एक पोर्शन, तो ये चीज है कि हम पूरी ज्योग्राफी को 1 महीने में कंप्लीट कर लें या हिस्ट्री को कर लें, ऐसे टाइम एलोकेट करके। और जितना ज्यादा हम कर सकते हैं, जितना ज्यादा डिवोट कर सकते हैं टाइम, अपना प्रोडक्टिव टाइम पढ़ाई में, वो चीजें इंपॉर्टेंट है। और क्वालिटी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी से, कि हम कितने घंटा पढ़ रहे हैं और दिमाग में नहीं जा रहा, वो चीजें नहीं। लेकिन हाँ, एक मेजर होना चाहिए हमको कि एक वीक में इतना पोर्शन हमारा, अगर हम मिक्स करके पढ़ रहे हैं कि हम ज्योग्राफी भी, हिस्ट्री भी, पॉलिटी भी, सारी चीजें, तो इतने इतने चीजें हो जाना चाहिए। एक टारगेट हम बना लें, एक वीक का प्लानिंग हमारा रहे, मंथ का प्लानिंग रहे, डेली प्लानिंग रहे, और इस प्लानिंग को हम इम्प्लीमेंट करें, तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होता है और फिर एक क्लियरिटी होती है कि हाँ इतना हम कर पा रहे हैं और इसके हिसाब से हम इतने दिनों में इतना कर लेंगे। जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उनको बता दें कि हमारा नंबर है 9431156794, जिसमें आप मैसेज कर सकते हैं। हमारे साथ फैजान सरवर है लाइव में, जिनको हमने कई गाइडलाइन दिया और उसके बाद बहुत अच्छे चयन हुआ है, उनका योजना सेवा में गए हैं वो।
और साथ ही साथ मुस्लिम समाज से ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि बहुत कम सफलता देखने को मिलती है मुस्लिम समाज में। ज्योग्राफी से रिसर्च किए हैं जामिया मिलिया से और बोकारो के रहने वाले हैं। फैजान जी, आप जब ज्वाइन करेंगे आपकी प्राथमिकता क्या होगी योजना सेवा में? सर जो असाइन होगा ड्यूटी वहाँ पे जाके, अभी तो मुझे बहुत आइडिया नहीं है किस तरह की ड्यूटी वहाँ पे मिलेगी, लेकिन जो भी चीजें होगी और जो मेरा अपना ज्योग्राफी का नॉलेज, इसलिए कि वो स्पेसिफिक नॉलेज भी वहाँ पे उसके लिए था कि ज्योग्राफी होना चाहिए योजना सेवा के लिए, जितना ज्यादा बेहतर तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए और प्लानिंग के लिए, वो चीज अपना बेस्ट करने की कोशिश करूंगा सर। ज्योग्राफी में आपको काफी नॉलेज है। हम जब आपकी इंटरव्यू कर रहे थे जी सर, तो हमने देखा था कि आपने काफी कुछ ज्योग्राफी में टू दी पॉइंट आप बताते थे और एकदम रीजनिंग के साथ करते थे। तो इतनी ज्योग्राफी आपने पढ़ाई कहाँ से की, कैसे की? सर ज्योग्राफी मैं तो 10th के बाद से 11th में भी ज्योग्राफी था, और खासकर ग्रेजुएशन में सेंट जेवियर्स कॉलेज में काफी अच्छा, वहाँ पे जो टीचर्स थे वहाँ के उन्होंने काफी अच्छे से पढ़ाया और वहाँ पे काफी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हुई और एक इंटरेस्ट था तो ज्योग्राफी खुद भी पढ़ता रहता था। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी ज्योग्राफी को और अच्छे से, तो इसलिए एक वो ज्योग्राफी काफी ठीक ठाक हो गई। फैजान जी, क्या स्कूल में और कॉलेज में और इंटर में हर जगह पर आप पढ़ने में ठीक थे या फिर कहीं पर बीच में कमजोरी भी आई थी? नहीं सर, 10th तक तो उतना सही नहीं था। 10th में मेरे मार्क्स 49% थे। अच्छा, सिर्फ 49% है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास जज्बा हो तो आप आगे बढ़ सकते हैं। जी 10th में उतना मतलब कि नहीं था। जब वहाँ रांची गया पढ़ने के लिए 11-12 में, तो वहाँ से थोड़ा सा ये चीज़ हुई कि कुछ पढ़ना है, बेहतर करना है, तो वहाँ से एक लाइनअप पकड़ा। स्कूलिंग उतनी सही ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ और उतना डेडिकेशन के साथ नहीं किया। डेली कितना घंटा पढ़ना चाहिए, उत्तम कुमार जी ने क्वेश्चन पूछा है। जितना आप अपना मैक्सिमम दे सकते हैं। जब आपका लाइफ में ये गोल है कि हमको ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो जितना मैक्सिमम आप दे सकते हैं। नीतीश कुमार पूछ रहे हैं कि कौन एनसीईआरटी किस लेवल से पढ़े? 6 के लेवल से। 6 ओल्ड एनसीईआरटी जो है 6th वाली, वहां से आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारे जो भी सब्जेक्ट के हैं सब ओल्ड वाली 6 के लेवल से स्टार्ट करें। 6 to 12 वो मस्ट। अच्छा, इंटरव्यू बोर्ड में ऐसा कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो ज्योग्राफी से आपसे काफी सवाल पूछा गया था, उससे हट करके जहां पर आपको लगा कि इंटरटेनिंग है या फिर आप फंस गए, ऐसा कोई प्रश्न? उस तरह का तो कुछ रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ये चीज पूछा था कि लाइफ के गोल्स पूछे थे, उसमें फिर उन्होंने खुद ही कह दिया था पूछने के बाद कि हाँ कुछ है भी या नहीं है। फिर मैंने उस चीज को डिफाइन किया था कि हाँ क्या मैं करना चाह रहा हूँ ये चीज। अच्छा, ज्योग्राफी का कोई बेस्ट बुक आपके नजर में है एनसीईआरटी के साथ? एनसीईआरटी के साथ फिर सर जो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए है, वो एग्जाम में भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। सविंदर सिंह की जो बुक है, सविंदर सिंह वाली बहुत अच्छी किताब है, हिंदी माध्यम के लिए बहुत ही अच्छा है, तो ये बच्चे पढ़ सकते हैं। लैंग्वेज पेपर आपका इनका हिंदी था आपका सब था। हिंदी में मतलब आपको लगता है कि जैसे हमने अभी तक जितनी इंटरव्यू की जो और हमारे पास जितने बच्चे आए थे, तो ज्यादा लोगों का खोरथा, कुरमाली और नागपुरी हमने देखा, और आपने हिंदी लिटरेचर को चुना। हिंदी लिटरेचर को चुनने के पीछे क्या आपका रीजन था? हिंदी में थोड़ा सा इंटरेस्ट था, हिंदी पढ़ भी रहा था स्कूल से लेके ग्रेजुएशन तक। मैंने हिंदी एक सब्जेक्ट रहा था, तो उन चीज़ों को और नोवेल वगैरह जो भी थी सिलेबस में, प्रेमचंद का हो गया, फिर नेहरू का हो गया, ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल का हो गया, वो मैंने पहले से पढ़ रखा था, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे लगा उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हो। अच्छा, जो लोग चाहते, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि इंटरव्यू कैसा होता है, तो आपको बता दें कि आप विनय आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, प्ले लिस्ट खोलेंगे और फैजान सरवर जी की इंटरव्यू और इनके साथ और भी जो इनके मित्र थे सभी लोगों का चयन हुआ है, तो वो इंटरव्यू हम लोगों ने पहले डाल दिया, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा सारे दर्शकों को कि इंटरव्यू होता कैसा है। इनफैक्ट फैजान जी से हम सवाल जारी रखेंगे। ये आप बताएं कि जेपीएससी में नया पैटर्न आया है जिसमें 4 पेपर जनरल स्टडी का है। आपने इस परीक्षा को पहला अटेम्प्ट में क्लियर किया या फिर 3-4 अटेम्प्ट लग गए? नहीं सर, सेकंड अटेम्प्ट था। इससे पहले मैंने मेंस लिखा था वो ओल्ड वाले पैटर्न में। अच्छा, ओल्ड वाले पैटर्न पर आपने मेंस लिखा था, सही लगा। हाँ, ये पैटर्न जो है वो ज्यादा फेयर लगा
तो इसमें क्या है कि आपको अनड्यू एडवांटेज नहीं मिलता है। ऑप्शनल में होता है कि कभी किसी ऑप्शनल का बेटे क्वेश्चन इजी आ गए हैं, किसी में क्वेश्चन काफी टफ आ गए हैं, तो एक ऑप्शनल कभी जंप कर जाता है दूसरा। इसमें है कि सबके लिए फेयर प्ले है और जो चीजें पढ़नी हमें वो काफी रिलीवेंट भी हैं इस सर्विस के लिए भी। तो ये सब कुछ इसमें इंक्लूड कर लिया ऑलमोस्ट चीजें। जो भी सर्वर जी हमारी ऑनलाइन क्लासेस करते हैं उससे उनको कितना फायदा होता होगा, थोड़ा आप इसको बताएं। सर काफी फायदा ऑनलाइन क्लासेस में ये है कि अगर आप जाके कहीं पे कोचिंग में ले रहे हो एडमिशन रांची में जाके या दिल्ली में जाके, तो वहाँ पे एक आज है ना अननेसेसरी अफोर्डेबिलिटी क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा आपको है ना उसके लिए अफोर्ड करना पड़ता है। कोचिंग क्लासेस में भीड़ भी बहुत ज्यादा है सर, और लोग 400 500 इवन 200 300, तो वो क्राउड के बीच आप है ना वहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, उसमें फिर आना जाना टाइम मतलब कि आप अननेसेसरी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। और वही चीजें आपको घर में बैठे हैं ना मिल जा रही है आराम से, तो उसमें आपका टाइम काफी सेव होता है, इकबाल भी सेव होती है। इकबाल जाहिद है हमारे साथ जुड़े हुए, वो पूछ रहे हैं कि न्यूज कितना इम्पोर्टेंट होता है इस पूरी तैयारी में। न्यूज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो भी करंट एस्पेक्ट है, चाहे साइंस टेक्नोलॉजी में हो गया, इकोनॉमी में हो गया, पॉलिटी में हो गया, वो न्यूज पेपर ओरिएंटेड काफी क्वेश्चन और नहीं भी है तो हम उसमें अगर एक पर्सपेक्टिव देते हैं करंट का, जिससे हमारा आंसर जो है वो काफी क्वालिटी वाइज रिच बन जाता है। और इसलिए स्टैंडर्ड न्यूज पेपर या न्यूज चैनल वो प्रीफर करना चाहिए, जो भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। जो लोग अभी ग्रेजुएशन तुरंत पास किए हैं, क्या वो तैयारी कर सकते हैं जेपीएससी का? बेशक सर, ये तो बेस्ट टाइम होता है। इवन ग्रेजुएशन में जो है वो वहीं से स्टार्ट करते हैं, तो उनके लिए और ज्यादा सही है। इसलिए जो चीजें हम ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं वही जो सब्जेक्ट में वो सब चीजें होती है वहाँ पे, अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ पढ़ाई करते हैं कि हाँ हमको आगे जेपीएससी देना है, तो हम बहुत ज्यादा सिंसियरली उस चीजों को पढ़ेंगे और ये काफी बेनिफिशियल होगा। जितना पहले तैयारी स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा आपको एडवांटेज होगा। तैयारी के समय बहुत से लोग निगेटिव कमेंट करते हैं कि ये थोड़े क्वालिफाई करेगा, या फिर अभी भी आपकी इंटरव्यू मान लीजिए चल रही है तो बहुत से लोग निगेटिव लिख देते हैं कि ये तो अपना प्रमोशन कर रहा है। तो इसमें निगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव चीज को कितनी देखनी चाहिए और कैसे इसको लय करना चाहिए? जो लोग निगेटिव सोचने वाले होते हैं, क्या वो तैयारी में कहीं बाधा बनते हैं? वो अपनी सक्सेस में सबसे बड़ी खुद बाधा है, वो दूसरों के लिए बाधा करे चाहे नहीं करे वो तो बात की चीज है। लेकिन अगर ये मेंटलिटी के साथ कोई भी है तो वो अपना पूरा कर रहे हैं, किसी और का पूरा उनसे हो ना हो वो बात की चीज है। जी, मतलब कुछ लोगों की आदत होती है कि साथ हम पॉजिटिव रिजल्ट नहीं पा सकते। मतलब कुछ लोगों की आदत होती है कि कोई अगर कितना भी अच्छा कर रहा है तो उसमें निगेटिव खोजना है। तो ऐसे लोग क्या सक्सेस करते हैं? तो कह रहे हैं वो अपने लिए खुद, उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो अपने अगर उनको कुछ मिल भी जाए तो उस चीज को भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अच्छा। इस एटीट्यूड के साथ अगर उनको थोड़ी बहुत सक्सेस मिल भी जाती है सर, तो वो कहाँ एंजॉय कर पाए? लाइफ हर की चीज में तो कम यही दिखेगी उन्हें। अच्छा, चारों जीएस पेपर है, इसके लिए कोई आप विशेष गाइडलाइन देंगे 4 जीएस पेपर का कि कैसे लोग घर में अपना तैयारी करें? 4 जीएस पेपर को कैसे करें ये बताइए। एक तो सबसे पहले जो सिलेबस है जेपीएससी ने जो दिया है सिलेबस, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाई करनी चाहिए मेंस के लिए। लेकिन उससे पहले हमें चाहिए कि जो भी बेसिक बुक्स हैं जैसे एनसीईआरटी हो गया, ठीक है, और स्टैंडर्ड बुक्स में लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री में विपिन चंद्र, ठीक है, ये सारी बुक्स को हम एक बार अच्छे से है ना सारा कुछ थोरो स्टडी कर लें। उसके बाद फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग हम नोट्स बनाएं। पेपर 1 में जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी है और फिर झारखंड की वहाँ पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, तो जो टॉपिक है उसके हिसाब से हमारे पास एक राइट अप होना चाहिए जो रिलेवेंट पॉइंट्स हैं, वो सारी चीजें हम उस तरह से पेपर 2 में पॉलिटिकल गवर्नेंस। फैजान, आप ऑलरेडी ज्योग्राफी में रिसर्च कर रहे हैं और क्या आपको नहीं लगता है कि आप उसी क्षेत्र में रहते जो हम इंटरव्यू में भी आपसे सवाल पूछा करते थे कि आपने प्रशासनिक सेवा की ओर आने का क्यों सोचा? सर टीचिंग तो एक पैशन है मेरा, और वो चीजें मैं बिना है ना विदाउट प्रोफेशन भी कर सकता हूँ, उसके लिए जरूरत नहीं है। अभी भी जैसे मैं यहाँ पे लॉकडाउन पे घर पे तो काफी लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो इस चीज को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मुझे लगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आके एक ज्यादा वाइडर इम्पैक्ट मैं क्रिएट कर सकता हूँ सोसाइटी के लिए, और ज्यादा वहाँ पे बेनिफिशियल होगा। जो मेरे अंदर का एक जो
वो है एसेट है, उस चीज को ज्यादा अच्छे से मैं ट्रांसलेट कर सकता हूँ बेटर। जो दर्शक हमारे पास वो चीज तो मैं कभी भी कंटिन्यू रखूंगा या रख सकता हूँ। जो दर्शक हमारे पास बोकारो, चास, रामगढ़ क्षेत्र के हैं उधर के, वो अगर फैजान सर्वर से कोई कांटेक्ट करना चाहे तो क्या उनको किसी प्रकार की मदद मिल सकती है? हाँ डेफिनेटली, कहीं के भी हूँ, ऐसा खुशी होती है हेल्प कर। जी, तो आप अपना लोकेशन बता पाएंगे, आप कहाँ बोकारो में कहाँ पर है? बोकारो में सर साड़म में एक विलेज है, ये टेनू घाट के बगल में। अच्छा, सारम। बोकारो डिस्ट्रिक्ट से हट के है, ये गोमिया ब्लॉक पड़ता है। हाँ, गोमिया ब्लॉक में सारम, वहाँ पे सौदागर मोहल्ला, वहाँ पे मेरा घर है। अच्छा, चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा इससे, और वो तमाम लोग आपसे लाभ जरूर उठाएंगे। जो लोग नए हमारा 7th जेपीएससी 8 और 9th वाले जो तैयारी कर रहे हैं, वो पहले पीटी को टारगेट करें या पहले मेंस को करें? पहले मेंस के हिसाब से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए कि मेंस में आपकी जब कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाती है, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो फिर ऑब्जेक्टिव को सोल्व करना ज़्यादा इजी होता है। और पीटी और मेंस को हम साथ में मिला के पढ़े, उसको अलग अलग नहीं देखें। तैयारी करते समय लास्ट में जब प्री से पहले 1-2 महीना आप प्री ओरिएंटेड हो सकते हैं। तैयारी करते समय जो स्टूडेंट की सर्किल होती है, जिस प्रकार के लोगों के साथ वो जुड़ते हैं, वो कितना फायदेमंद होता है? सर बहुत ज्यादा फायदेमंद है। कहते हैं कि अगर जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो, उसी हिसाब से हम सोचते हैं जो पैटर्न है उसको जितना पॉजिटिव सर्किल होगा, जितने डेडिकेटेड लोग हमारे साथ रहेंगे, उससे हमको सीखने को मिलेगा, वो हमसे सीखेंगे, ये चीज काफी हेल्प करेंगी। और अननेसेसरी वैसा सर्किल होगा जहाँ पे लोग नेगेटिव है और बस गॉसिपिंग चल रही है, तो ऑब्वियसली से हमारा माइंड और टाइम दोनों चीज वेस्ट होगा। फैजान जी, जैसा कि इस वर्ष का रिजल्ट में विनय आईएएस एकेडमी के 80 से ज़्यादा लोग का फाइनल सिलेक्शन हुआ, टॉप 10 में भी 6 हमारे यहाँ के हैं, आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? और आप भी उसमें से एक हैं। सर काफी अच्छा आप लोग जो वहाँ पे सर्विस दे रहे हैं एजुकेशन का, काफी सही है। जो आपका एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर की जो काबिलियत है उसको बाहर लेके आ रहे हैं, तो ये चीज़ें काफी अच्छा है। लोग जितने से जुड़ते हैं उनको पता है कि इतना फायदा पहुँच रहा है। जी फैजान जी, हमसे बात करने के लिए और इतना अच्छा गाइडलाइन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। ये थे फैजान सरवर, जो योजना सेवा में क्वालिफाई किए हैं इस वर्ष, और काफ़ी अच्छा जिनका इस बार रिजल्ट रहा है। और आपको बता दें कि जो लोग क्वेश्चन जो लगातार पूछ रहे थे, उनको बता दें एनसीईआरटी 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी को थरोली पढ़नी है। जो लोग ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, काफ़ी सस्ते शुल्क पर हमारे साथ वो जुड़ सकते हैं, अलग अलग टाइमिंग पर, नौकरी वाले के लिए भी अलग है। और जैसा फैजान ने कहा कि निगेटिव कमेंट करने वाले लोग अपनी बाधा स्वयं है और दूसरे की बाधा नहीं बनते हैं। तो आप पॉजिटिव एनर्जी वाले बनिए, आप आगे बढ़ने का सोचिए, और ये सोचिए कि अगली बार विनय सर के साथ इंटरव्यू आपकी हो, हम आपका इंटरव्यू करें, आप टॉपर बनिए। और इस बार 80 स्टूडेंट हमारे हैं, अगले बार संख्या बढ़ेगी। फैजान सरवर ने सिर्फ मुस्लिम समाज नहीं बल्कि पूरे झारखंड का नाम रोशन किया, क्योंकि मुस्लिम समाज में माना जाता है कि बच्चे एजुकेटेड नहीं होते हैं, कि उन्होंने दिखा दिया। ज्योग्राफी से रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद जेपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में पास किया। मैट्रिक में कोई खास नहीं थे पढ़ने में, लेकिन उसके बाद पढ़ाई की शुरुआत की, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा, जेवियर कॉलेज रांची में भी उन्होंने मार्गदर्शन लिया। हमारे साथ तो जुड़े हुए थे। हमारी कई वीडियो फ्री होती है यूट्यूब में, और कई वीडियो का थोड़ा बहुत शुल्क होता है। जो एकदम गरीब बच्चे हैं उनके लिए फ्री व्यवस्था भी होती है, उनके लिए 200-300 रुपये का भी शुल्क होता है, और एकदम निश्चित होकर के आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ तय होना चाहिए कि वो हम कैसे माने, उसके लिए हमारी मापदंड होती है। आप हमारा नंबर 9431156794 पर मैसेज करेंगे। उम्मीद करते हैं कि घर बैठे हुए आप तैयारी करेंगे और क्वालिफाई जरूर कर जाएंगे। तो हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे, और लगातार इसी प्रकार से रोज जो टॉपर्स रहे हैं, जो क्वालिफाई किए हैं, विषम परिस्थितियों में रख करके हमने आपको डीएसपी पद पर चयनित प्रदीप प्रणव का इंटरव्यू दिखाया, हमारे चैनल पर मौजूद है। हमने आपको भूतनाथ रजवाड़
जिनकी मैट्रिक में 43% नंबर था, इंटर में 42% नंबर था, फिर वो IIT पास किए, उनकी इंटरव्यू दिखाई। हमने आपको संजीव कुमार सिंह जो इस वक्त कोऑपरेटिव ऑफिसर है लेकिन बहुत गरीब परिवार से हैं, उनकी इंटरव्यू दिखाई। हमने आपको अरुण कुमार महतो जो आज भी खपड़ा के घर में है, ग्रुप डी में कार्यरत है रेलवे में, उनकी इंटरव्यू दिखाई। ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जो क्वालिफाई किए हैं। गौतम पाठक जिनकी आंख की रोशनी चली गई, उनकी भी इंटरव्यू आपको दिखाएंगे। टॉप 10 में 6 हमारे हैं। कई लोगों ने इसे गलत बताया था लेकिन हम सबूत के साथ आपको लगातार दिखा रहे हैं और वही भरोसा उम्मीद है कि आप बनाकर रखिएगा। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होता है कि सर जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, ठीक है, वो आते हैं, लेकिन जो फिर रेडिएशन बैक है वो चीज़ जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है कुछ ब्लैंकेट का काम करती है, उसे आने तो देती है अर्थ में, लेकिन उसको रिटर्न होने में ना वहाँ पे हिंड्रेंस का काम करती है, उसको एक तरह से कवर अप कर रोकती है, कुछ देर सर्कुलेशन में बढ़ जाता है, इसकी वजह से टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। इस वजह से हम ओके, ये हाउ इट इफेक्ट टू ओजोन लेयर? ओजोन लेयर ऐसा नहीं इसका इफेक्ट पड़ता है सर, ग्रीन हाउस गैसेस का ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन अल्ट्रा वायलेट जो है वो मतलब ओजोन डिप्लीटिंग अल्ट्रा वायलेट रेंज है वो उसका होता है, उसकी वजह से होता है। लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर से जो अर्थ वाला स्फीयर है, अर्थ सरफेस का, उसको लिथोस्फीयर। और ये जो क्रॉप कल्टीवेशन है, इस पर कोई आपने इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ा है? अपने कंट्री में इसका क्या इम्पोर्टेंस है इकोनॉमिक ज्योग्राफी? इकोनॉमिक ज्योग्राफी का सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं अलग अलग एरियाज में, ठीक है, वो कैसे क्लाइमेट के हिसाब से वेरी करती हैं, ठीक है, वो चीज़ें इकोनॉमिक ज्योग्राफी से इसमें इंसाइट मिलता है कि कहीं एग्रीकल्चर हो रहा है, किस तरह एग्रीकल्चर क्यों हो रहा है, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ है तो उसके लिए क्या वहाँ पे सपोर्टिंग फैक्टर्स इसलिए वहाँ पे पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ हैं। झारखंड में इतना मिनरल्स रिसोर्सेस हैं, कौन कौन से हैं? सर कोल है, काफ़ी रिजर्व का आयरन ओर है, बॉक्साइट है, काइनाइट है, सारे रिसोर्सेज। इतना रिसोर्सेस होने के बाद में भी यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो पा रहा है, क्यों? सर इसके 2-3 वजह है। एक तो ये है कि जैसे मिनरल रिसोर्सेज है वहाँ पे उससे रिलेटेड जो एक बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज है इंडस्ट्रीज़ का, फॉर एग्जांपल आयरन ओर है यहाँ पे काफ़ी है, स्टील प्लांट बना दिया, लेकिन स्टील प्लांट से स्टील जो प्रोड्यूस हो रहा है उससे रिलेटेड यहाँ पे स्किल फैक्ट्रीज वो चीज़ नहीं लगी है, जैसे स्टील का जो गुड्स बने उसमें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव वो होता है। 100 साल से टाटा जमशेदपुर बना दिया, टाटा लगा हुआ उन कामों में, आप कह रहे हो फर्स्ट नहीं किए। अब वहाँ पे सिर्फ स्किल मैन पावर की ज़रूरत होती है, जैसे उसने टाटा ने जो वहाँ पे डेवलप किया, तो स्किल मैन पावर की यहाँ पे लैकिंग है तो बाहर वाले आके यहाँ पे जाने लेते, यहाँ के लोगों के अंदर स्किल नहीं थी तो वहाँ पे फिर वैसे मैनुअल वर्क में ही वो ज़्यादातर लग पाए, और जहाँ पे स्किल की ज़रूरत थी वहाँ पे वो पीछे हो। आपको लगता है कि झारखंड ने दूसरे स्टेट के लोगों को एम्प्लॉयमेंट यहाँ दिया है? सर यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई और जो स्किल थे कहीं के भी लोग उन्होंने उस चीज़ को है उसका उनको बेनिफिट मिला, यहाँ पे स्किल की कमी थी लोगों के अंदर, उसकी वजह से यहाँ के लोग लर्नर्स होते। ये आपको लगता है कितना पॉपुलेशन है जो स्टेट के बाहर के लोग यहाँ आकर के सर्विस कर रहे हैं? नहीं सर वो परसेंटेज तो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पे भी जैसे एक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई इंडस्ट्रीज। मैं नहीं लगता कि झारखंड में कोई महाराष्ट्र से, गुजरात से, आंध्र प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से आकर के यहाँ सर्विस कर रहा होगा। नहीं वो परसेंटेज पता नहीं सर मुझे उसका आइडिया नहीं। हाँ, लेकिन ये कह रहा हूँ कि स्किल नहीं होने की वजह से यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। स्किल क्यों नहीं दी गई? वो चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर स्किल इम्पार्ट करने का वो लैकिंग था, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज हो गई या डिप्लोमा हो गया या स्कूलिंग हो गई, हर एक चीज़ में ना शुरू से थोड़ा सा ये पीछे था। तो मिशनरीज ने तो यहाँ बहुत काम किया, बहुत सबसे पहले से यहाँ पे एजुकेशन के सेंटर क्रिएट हुए। हाँ सर उनका काफ़ी है अच्छा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वो भी एक लिमिटेड एरिया में ही जहाँ पूरे झारखंड में पेनिट्रेट नहीं कर सके। और कोई रीजन नज़र नहीं आता आपको? सर और मुझे शायद ही नहीं। अभी क्या किया जा सकता है कि जो हमारे रिसोर्सेस हैं और जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है, यूथ हैं, इसको कैसे कोरिलेट करें कि स्टेट का जो रिसोर्सेस हैं स्टेट में यूटिलाइज हों और स्टेट के लोगों को उसमें एम्प्लॉयमेंट मिले, स्टेट के लोगों को लाइवलीहुड मिले? सर
जैसे हमारे पास टूरिज्म एक अच्छा सेक्टर हम डेवलप कर सकते हैं, उसकी काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है और काफ़ी एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव भी होता है, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किया सकती हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ों को हम ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं, उसमें भी काफ़ी लोग इंगेज हैं, तो उसको हम ज़्यादा रिम्यूनरेटिव बना सकते हैं। ठीक है, प्लस स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री जहाँ पे हमारी कैपेबिलिटी एरिया के हिसाब से जो ज़्यादा कैपेबल है, तो उसको हम उसको प्रमोट कर सकते हैं। अभी तो आपने बोला यहाँ ये स्टेट बहुत ही मिनरल रिसोर्सेस रिच स्टेट है। अब एरियाज आप वो बता रहे हो जनरेट करने के जहाँ पे रिच नहीं है, आप एग्रीकल्चर को आप बता रहे हो, टूरिज्म को बता रहे हो, उधर बता ही नहीं रहे हो जो आपके मिनरल रिसोर्सेस यहाँ पे हैं जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है, इंडस्ट्री लगाई जा सकती है, वो यहाँ क्यों नहीं किया जा सकता? नहीं, वो कह नहीं सकता, काफ़ी हद तक वो हुआ भी है, लेकिन और एम्प्लॉयमेंट का वहाँ पे से लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है। बॉक्साइट से क्या बनता है? एल्युमिनियम से। क्या केमिकल फार्मूला है इसका एल्युमिनियम का? वो हाँ, कैसे क्या प्रोसेस है इसको बनाने का? बॉक्साइट से एल्युमिनियम तक की प्रोसेस क्या है, कैसे बनाते हैं? इसके बारे में बहुत तो ज़्यादा ऐसा इस पे क्यों नहीं, अगर बॉक्साइट सब जगह पाया जा रहा है तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाने का कारखाना क्यों नहीं पब्लिक को सिखाया जा सकता, लोगों को कि वो बॉक्साइट से एल्युमिनियम बना के बेचें? हाँ सही है। अगर आलू से लोग पापड़ बना सकते हैं, जहाँ आलू होता है वहाँ पापड़ बनाते हैं, यहाँ बॉक्साइट होता है तो एल्युमिनियम क्यों नहीं बना सकते? सही है, प्लस लेकिन जितना ज़्यादा उसके लिए जैसे उसमें भी सप्लाई हो चाहिए, लेकिन जितना हमारा वर्क फोर्स है वो सारा उसमें इंगेज नहीं हो सकता, उसके लिए जितने डाइवर्सिफाई हम करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ को उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा यहाँ के लोगों को। डाइवर्सिफिकेशन से क्या मतलब है? मतलब कि हर एक सेक्टर को जहाँ पे भी पॉसिबिलिटीज हम प्रमोट करें, माइनिंग को भी करें, एग्रीकल्चर को भी करें, हॉर्टिकल्चर को भी करें, टूरिज्म को भी करें। हॉर्टिकल्चर में क्या पॉसिबिलिटीज आपको नजर आती है स्टेट में? हॉर्टिकल्चर में काफ़ी पॉसिबिलिटीज है सर, यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे फ्रूट्स का काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन होता है, उसको हम प्रोसेसिंग करके जैसे कि मैंगो हो गया, ठीक है, मैंगो अगर यहाँ प्रोडक्शन होता है तो मलियाबाद में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, वहाँ जो मैंगो होता है कैसे कम्पीट करेंगे? यहाँ हर एक का अपना यूनिक वैरायटी होती है, तो देखिए यहाँ की अपनी अलग वैरायटी, छोटा वाला बीज। कौन सी वैरायटी है बताओ यहाँ मैंगो? बीज रहता है जो छोटा होता है, ठीक है, उस तरह से है ना, वो हर जगह पे नहीं होता, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। सबसे अच्छा मैंगो भारत में क्या नाम है? अल्फांसो। अल्फांसो। अच्छे से आपका क्या मतलब है? अच्छे से मतलब कि उसका डिमांड ज़्यादा है ग्लोबली, टेस्ट में थोड़ा सा यूनिक पाया जाता है। कहाँ डेवलप हुआ है अल्फांसो? सर महाराष्ट्र में। पक्का पता है आपको? अल्फांसो नाम क्यों है? सर ये है और हॉर्टिकल्चर में क्या स्कोप है? और यहाँ पे वेजिटेबल का भी काफ़ी स्कोप है सर। यहाँ पे जो सॉयल है वो काफ़ी न्यूट्रिएंट रिच होती है, वेजिटेबल को काफ़ी अच्छे सपोर्ट कर सकती है। तो सॉइल न्यूट्रिएंट रिच कैसे हो गई? वेजिटेबल के लिए जो चीज़ चाहिए यहाँ पे, जैसे सल्फर कंटेंट वगैरह बहुत चीज़ ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए हम वेजिटेबल्स को चाहिए, ज़्यादा अच्छा प्रोड्यूस होता है। एग्रीकल्चर के बारे में जानते हो आप? थोड़ा बहुत सर पढ़े हो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में? तो सल्फर वेजिटेबल में कहाँ से होगा? सल्फर तो ऑयल सीड में होता है, फ्रूट्स में होता है, सॉइल में बना रहेगा कि वेजिटेबल के लिए सल्फर नहीं चाहिए। सर इसमें होता है गार्लिक सल्फर। और कोई ऐसा प्लांट जो झारखंड की किस्मत बदल सकता है? खाली झारखंड में ही होता है, देश भर में और कहीं नहीं होता? लाख सुना है? लाख उसको क्यों नहीं प्रमोट किया जा सकता? वो खाली यही होता और कहीं नहीं होता। एग्रीकल्चर में और क्या डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है? और सर हम जो कोर्स सीरियल्स हैं उस चीज़ को यहाँ का सॉइल सपोर्ट कर सकता है। कोर्स सीरियल्स मींस ज्वार, बाजरा, रागी, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट रिच काफ़ी होते हैं और उसका डिमांड भी अब ग्लोबल मार्केट में काफ़ी बढ़ रहा है, उस तरह के सीरियल्स का प्रमोट कर सकते हैं। तो इनको मिलेट्स बोलते हैं। यस सर। और ये कैल्शियम रिच फूड्स हैं, तो ये मिलेट्स हैं। सीरियल्स में दूसरे बताओ सीरियल्स कौन से होते हैं? उसके बाद राइस हो गया, वीट हो गया। मेज हो गया, ये सीरियल्स हैं। फैजान,
भारत में मुसलमानों को कोई दिक्कत है? ऐसे तो हर एक कम्युनिटी के साथ अपनी इशूज हैं, अपनी प्रॉब्लम है, ठीक है। खासकर जो डेवलपमेंट है वो हर जगह पे लैकिंग है। आपको लगता है कि भारत में मुसलमान सेफ नहीं है? नहीं सर, ऐसा नहीं लगता है। अच्छा, तो ये जो अभी मुसलमानों की आंदोलन चल रही है सीएए को लेकर, एनआरसी को लेकर, तो ये आंदोलन सही है या फिर ये गलत है? सर ये जो आंदोलन चल रहा है, एक तो ये कि लोगों को अपना कॉन्स्टिट्यूशन राइट है प्रोटेस्ट करने का, किसी को गलत है सच मुझे नहीं लगता है कि वो कहा जा सकता है। और उनके अंदर एक जो फेयर क्रिएट हुआ है सीए एनआरसी को लेकर, असम में इम्प्लीमेंट हुआ और वहाँ पे लोगों ने देखा कि बहुत से जो मीडिया में रिपोर्ट आई कि लोगों के पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट था, लेकिन उसके बाद भी वो अपने सिटीजनशिप को प्रूव नहीं कर सके और उसकी वजह से उनको काफ़ी हर्डल्स फेस करनी पड़ी। तो क्या अपने राइट को पाने के लिए दूसरे के राइट को रोक सकते हैं, ये अधिकार है? नहीं सर, ये गलत है। हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें एक जो राइट देता है कि किस तरह से हम कर सकते हैं उसके अंदर में रह ली। अच्छा, आप सीए का समर्थन करते हैं? सीए में सर हाँ, तो कहाँ अगर आप समर्थन करते हैं तो बाकी मुसलमानों के अंदर डर कैसे आया? वो एनआरसी को लेकर सर, जैसे कि पार्लियामेंट में भी प्रेसिडेंट ने जो एड्रेस दिया था उसमें कहा था आफ्टर सीए एनआरसी आएगा। होम मिनिस्टर ने भी रिपीटेडली, हर देश की एक अपनी सेंसस व्यवस्था होती है और अपने संसाधनों पर उनको विचार करते हैं। अगर एनआरसी ला रहा है तो लाया जा रहा है, तो क्या भारत के मुसलमानों को आपको लग रहा है कि दिक्कत है? सर एनआरसी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी कि असम का एग्जांपल हमारे पास है अभी, ठीक है ना, वहीं पे एनआरसी कंडक्ट हुआ है। फिर वहाँ पे देखा गया कि फर्स्ट एक बार ड्राफ्ट आया, वहाँ पे 40 लाख लोग एक्सक्लूड हो गए, फाइनली 19 लाख। और फिर बहुत सारी चीज़ें थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार एक्नॉलेज किया कि हाँ दिक्कतें हो रही, स्टेट गवर्नमेंट भी जो थी वो भी कह रही है कि सही से नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं तो सर हर्डल्स हैं, प्रॉब्लम है इतना। अच्छा फैजान, जामिया में हाल के दिनों में पुलिस घुस करके बच्चों को काफ़ी पिटाई की, ये क्या सही था? नहीं सर, पुलिस कहीं भी मेजर प्रोटेक्टिविटी करती है, ठीक है, तो उससे एक गलत मैसेज आता है सोसाइटी में, ट्रस्ट डिफिसिट होता है। ऑलरेडी काफ़ी ट्रस्ट डिफिसिट है पुलिस को लेकर। अच्छा, अगर वहाँ के स्टूडेंट्स बस जला दे रहे थे तो क्या वो सही था? नहीं सर, वो भी गलत है। वायलेंस किसी भी लेवल पे उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। पुलिस को क्या करना चाहिए था उसको जब बस जलाई जा रही थी? सर इनिशियली जैसे कि उस टाइम पुलिस को वहाँ पे कंट्रोल करना चाहिए था, यहाँ पे क्राउड था। ऐसे जैसे जो चीज़ इंसिडेंट हुई कि लाइब्रेरी के अंदर जाके वो चीज़ें करना, उसकी भी वीडियोज़ आए, तो कहीं पे भी हम सबको इस तरह की चीज़ें सही नहीं लगती है कि हाँ जो लोग पढ़ रहे थे। अच्छा, हाल के दिनों में सरकार ने निकाह, हलाला, तलाक ऐसी चीज़ों को टच किया, क्या आप मानते हैं कि ये धार्मिक चीज़ों में सरकार को नहीं कानून बनाना चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल होना चाहिए। जहाँ पे भी धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वुमेन के अगेंस्ट में, तो वहाँ पे हम ये डेमोक्रेट में पूरा राइट है ये सबको इक्वलिटी दें। हम किसी भी फॉर्म का डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो धर्म के नाम पे हो चाहे किसी और के नाम पे, वो गलत है। अच्छा, मुसलमानों की समस्या की अगर बात की जाए भारत में, तो क्या नजर आता है, कहाँ पर लैग करते हैं मुसलमान कि वो नौकरी में ज़्यादा नहीं आना चाहते, क्या कारण है? एक तो इग्नोरेंस, एजुकेशन कम होने की वजह से, ठीक है, एक बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं, ठीक है, अंदर सोसाइटी के अंदर, वो भी एजुकेशन नहीं है, उसकी वजह से लोगों को लगता है कि हाँ एजुकेशन नौकरी के लिए, नौकरी डिस्क्रिमिनेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक एजुकेशन सर वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है मुस्लिम सोसाइटी के अंदर में। जैसे केरला का हमारे पास एग्जांपल है कि वहाँ पे काफ़ी प्रोग्रेसिव, तीनों कम्युनिटी काफ़ी वायलेंस में रहती है, मुस्लिम हिंदू क्रिश्चियन, काफ़ी एजुकेटेड स्टेट है, आईआईटी में भी काफ़ी अच्छा। केरल में कौन सा तट का क्या नाम है वहाँ? मलाबार तट। तो उस तट में कभी कोई आंदोलन हुआ है इतिहास में? हाँ सर, वो मोपला क्या आंदोलन था? सर वो एग्रीकल्चर जो टीनेज हैं उनका लैंड के खिलाफ है, जो उनकी एट्रोसिटीज थी उसके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। आपने ज्योग्राफी को अपना सब्जेक्ट बनाया था ऑनर्स पेपर के, आगे आपने रिसर्च भी किया उसमें, क्या सब्जेक्ट था आपका रिसर्च का? ज्योग्राफी में क्या है? रिसर्च का टॉपिक मेरा था हेल्थ स्टेटस ऑफ अर्बन पुअर इन झारखंड, स्पेशियो टेम्परल एनालिसिस। अच्छा, तो उसमें क्या आपने पाया अंत में जाकर? सर इसमें यह है कि जो अर्बन पुअर का हेल्थ स्टेटस है, जो हमने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और फिर प्राइमरी सर्वे करके भी कलेक्ट किया, तो अर्बन एरियाज में जो पुअर रह रहे हैं, जो अर्बन एरिया काफ़ी एक्सेसिबल है हेल्थ सर्विसेज को लेके, ठीक है, यहाँ पे अवेयरनेस भी ज़्यादा है, लेकिन वो फिर भी एक्सेस नहीं कर सकते और उनका बहुत सारा ज्योग्राफी अर्बन एरिया।
अर्बन एरिया से जो सेंसस का डिफिनेशन है उसके हिसाब से जो एरिया में डेंसिटी 5000 से ऊपर है, 400 से ऊपर है, टोटल पॉपुलेशन 5000 है और मेन नॉन वर्किंग जो है नॉन एग्रीकल्चर पॉपुलेशन वो 75%, उसको अर्बन एरिया सेंसस डिक्लेयर करता है। और स्टेटरी होता है कि जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना के। अच्छा, अर्बन एरिया का डेवलपमेंट होना ये सही है कि गलत है? सही है इसलिए कि अब अर्बनाइजेशन का टाइम है, ग्लोबली हर तरफ अर्बनाइजेशन जो है वो काफ़ी फास्ट पेस इंक्रीज कर रहा है। और आप मानते हैं कि गांव के सारे लोगों को शहर आ जाना चाहिए? सर वो गांव अपने आप में भी शहर में बदल रहा है, ठीक है, लोग आए चाहे नहीं है, जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, लोग सेकेंडरी सेक्टर में ज़्यादातर जा रहे हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर में जो परसेंटेज है वो कम हो रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है। फैजान, ट्विन सिटी सुनते हैं अक्सर, तो क्या होता है ट्विन सिटी? जैसे सिकंदराबाद हैदराबाद है, अमेरिका में भी कई ट्विन सिटी हैं, तो क्या इसकी कैसे ट्विन सिटी बन जाता है? यहाँ पर दिल्ली में दिल्ली और गुड़गांव, दिल्ली गाजियाबाद, बॉम्बे थाने, एक जो पेरेंट सिटी होता है, ठीक है, उसके बाद जब वहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लगता है तो उसके सराउंड में एक और सिटी जैसे डेवलप होता है कि वहाँ का जो प्रेशर है वो चीज़ को कम करने के लिए तो बहुत सारे सैटेलाइट sectors सिटी हैं। क्या होता है? सैटेलाइट सिटी टोटली से इंडिपेंडेंट होता है पेरेंट सिटी से, वहाँ पे अपना ही हर एक चीज़ है ना, फंक्शनली वो ऐसे डिपेंडेंट नहीं होता है बहुत ज़्यादा, एक वो मेन सिटी का वो सैटेलाइट होता है, लेकिन यहाँ पे इंटरडिपेंडेंट ज़्यादा होता है। फैजान ये बताओ 370 हटाया गया, Yes. इसका क्या असेसमेंट आप करते हो? इफेक्ट क्या इफेक्ट होगा, क्या इम्पैक्ट होगा? सर ये तो एक लॉन्ग ओवरड्यू था कि पूरी 370 की वजह से जो फुल इंटीग्रेशन था वो कश्मीर का वो इंडिया में नहीं हो पाया था, उसकी वजह से बहुत सारे स्पेशल जो राइट थे, तो वो कहीं ना कहीं पे एक वो चीज़ें एक पॉजिटिव है, इससे फुल इंटीग्रेशन होता है। इमीडिएट इफेक्ट सर उसका वहाँ पे चीज़ हुआ है कि लोगों के अंदर में हमने सही से वो म्यूचुअली है ना एक ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर सके, इसकी वजह से वगैरह हुआ और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वहाँ पे इंटरनेट भी बंद करनी पड़ी और जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो भी जेलों में। फैजान, ऐसा लगता है कि बुर्का प्रथा जो है मुसलमानों में, ये महिलाओं को जबरदस्ती दबाया जा रहा है? सर कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें हैं जो एक पेट्रियार्की है, ठीक है, कि ये हर एक कम्युनिटी यहाँ पे एक बैकवर्डनेस होता है, तो महिलाओं को है ना अपने सब्जुगेट ही करके एक हिस्टोरिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट और बुर्का इसमें कंट्रीब्यूट करता है सर, उससे उनके सामने अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं और एक तरह से एक सिंबल बन जाता है सब्जुगेशन का। तो चीज़ें जहाँ पे अपने विलिंगनेस हो वो तो ठीक है सर, लेकिन अगर कोई भी चीज़ इम्पोज किया जाता है किसी के ऊपर भी तो वो गलत है। बुर्का क्या इम्पोज किया गया है रिलीजियसली या विलिंगनेस है महिलाओं की? सर दोनों तरह के केसेस हैं, बहुत सारे जो एजुकेटेड हैं और वो खुद से असर्ट करती है अपनी राइट को, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जैसे वहाँ पे बैन किया जाता है तो फिर खुद प्रोटेस्ट करती है कि हमारा अपना राइट टू ड्रेस है। गर्मी के दिनों में तो वैसे भी सभी लड़कियां मुंह ढके घूमती रहती हैं। सर वो तो अपना उनका पर्सनल है कैप्सूल धूप से बचने के लिए, लेकिन एक वो हो गया कि ट्रेडिशन का पार्ट बन गया। कहीं ये एडवांटेज तो नहीं था, कभी ऐसा बनाया गया, इसके पीछे पर्पज क्या था? मैं भी सर हो सकता है जब इस्लाम जब अरेबिया में आया वहाँ पे सैंड व्हील जो होते थे वो काफ़ी ग्रो करते थे, उससे रिलेटेड हो सकता है। पीओके है, अगर उसको ऑक्युपाई करने का प्रयास किया जाए तो व्हाट यू फील इंडियन मुस्लिम्स उसको कैसे लेंगे? सर पॉजिटिवली लेंगे, वो हमारा इंटीग्रल पार्ट है, कश्मीर का पूरी तरह से इंटीग्रेशन होना चाहिए उन्हें। और वहाँ पे भी जो लोग रह रहे हैं उनको भी अच्छा, इसलिए क्योंकि बहुत सारे जो रिलेटिव वो इंडिया साइड में रह रहे हैं, कुछ उस साइड में रह रहे हैं, जब 1 मिनट बन जाएगा तो इससे काफ़ी अच्छा। तो जब 370 हटाया गया तब क्या बाकी स्टेट के मुस्लिम्स ने उसको पॉजिटिव लिया या नेगेटिव लिया? सर पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव लिया सर। 370 तो मतलब उससे अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ के लोगों के लिए भी बढ़ी है, हमारे लिए भी वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़। क्या अपॉर्चुनिटीज बनी? जैसे वहाँ पे सर जैसे कि लैंड का वो सेल हो सकेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी चीज़ें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत क्रिएट होंगी। दिल्ली वाले सारे जाके कश्मीर में लैंड खरीद लेंगे? ऐसा नहीं, आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए? वहाँ के लोगों को लैंड का सही रेट मिलेगा, जो अभी उनका एक मार्केट जो है वो वाइड हो गया, ये चीज़।
आपके घर में आपका घर कोई ज़्यादा पैसे दे के खरीद ले तो आपको कैसा लगेगा? नहीं सर, वो तो गलत लगेगा, लेकिन अगर मुझे कोई चीज़ सेल करना है और उसके एक ही खरीदार है और 10 खरीदार आ जाए और वो बिडिंग करने लगे तो मुझे ज़्यादा रिटर्न। तो झारखंड में ये CNT आया था, क्या है CNT, क्या है? CNT सर 1908 में ये आया कि जो ट्राइबल लैंड का ट्रांसफर में रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि ट्राइबल जो है वो लैंड एक थाने के अंदर में ट्राइबल के साथ ही वो सेल कर सकता है। और ये इस कॉन्टेक्स्ट में है कि बहुत सारे आउटसाइडर्स थे, वो ट्राइबल लैंड लेके उससे एक्सप्लोटेशन हो रहा था। तो अभी कश्मीर में भी तो वही समस्या है, जाकर के कश्मीर में जाके लोग खरीद लेंगे वहाँ कश्मीर की लैंड, पैसे वाले लोग तो वहाँ पहुँच जाएंगे। इससे हाँ ये चीज़ तो है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर जो ट्राइबल एरिया उसके लिए था। यहाँ पे एक पूरे स्टेट को ही एक तरह से उस तरह से मतलब कि जोन बना दिया गया कि यहाँ पे कोई चीज़ सेल ही नहीं हो सकती, इसकी वजह से वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का इफेक्ट हुआ। तो ये क्यों बनाया गया था? सर इनिशियली जब कश्मीर का एसेसन हुआ 1947 में, उस टाइम वहाँ पे जो किंग था और वहाँ के आवाम के अंदर कुछ वो उनका कॉन्फिडेंस, सारे स्टेट्स को ऑलमोस्ट स्पेशल राइट्स दिए गए थे इनिशियल स्टेज में, तो इसका एक पार्ट था कि हाँ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन में तो स्पेशल प्रिविलेज दिया जाएगा। क्यों तो जब MOU हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर, किसके किसके बीच में हुआ था ये? मुझे इतना आइडिया नहीं है, उस टाइम तो वहाँ पे किंग था। कौन था? हरी सिंह, हरी सिंह, महाराजा हरी सिंह, वो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जब ये MOU हुआ कि हम आपके यहाँ पर ये स्पेशल राइट्स देंगे, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहने लगे कि नहीं हम वो स्पेशल राइट्स नहीं देंगे, तो ये बात उनको खराब नहीं लगेगी? नहीं सर, जो गवर्नमेंट जो लार्जर इंटरेस्ट होगा पब्लिक का कहीं का भी, तो उसमें वो चेंज तो लाई 370 आसाम इसके लिए है, जम्मू कश्मीर के लिए 371 आसाम के लिए है, 71A, 71B, 71C, 71D आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर। कल को भारत सरकार कहने लगे कि वो 371 भी हम विड्रा करते हैं, तो वो जो स्पेशल प्रिविलेज हैं शिलांग में ठंडी का मौसम में वहीं मेघालय के लोग रह सकते हैं, फिर हम भी जा करके एक शिलांग में मकान खरीदेंगे, एक कश्मीर में खरीदेंगे, हैं? तो ये सर हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू डिसीजंस, राइट टू मूवमेंट। इसमें कुछ प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, स्पेशल जो ट्राइबल्स हैं, जिन इंडिजिनियस पीपल है उसके लिए, तो कहीं पे मकान खरीदना और कहीं पे रहना इंडिया के अंदर गलत। तो इधर सही है झारखंड में, वहाँ कह रहे हो सही है, ये हटा दिया गया 370 तो सही हो गया, वहाँ राइट दे दिए जाने चाहिए। झारखंड में आप कह रहे हो कि CNT ट्राइबल लैंड है, वहाँ पर नहीं मिलना चाहिए। सर ये कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ प्रोटेक्शन दिया है अलग अलग कम्युनिटीज को। यही प्रोटेक्शन तो 370 में भी मिले थे, 71 में भी मिले। सर 370 में जैसे मेरा वो एक टेम्प्रोरी प्रोविजन था सर, उसमें ये नहीं था परमानेंसी का क्लॉज था कि उसमें टेम्प्रोरी था कि उस टाइम एसेशन जो हो रहा था उस चीज़ के लिए वहाँ के लोगों का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए, और फिर फ्यूचर में कभी रिव्यू नहीं किया गया सर, और उसकी वजह से फिर जो ऐसा लगा कि वहाँ पे एक डेवलपमेंट जो है वो चीज़ इफेक्ट हो रहा है, और उसका इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं पे जो सेसेनिस्ट पावर्स हैं वो उसका मिस यूज़ कर रही है सर 370 के नाम पे, और उसको एक गैप क्रिएट किया जा रहा है लोगों में और गाँव में। रियल प्रॉब्लम क्या लगती है कश्मीर की आपको? कश्मीर की रियल प्रॉब्लम से मुझे लगता है कि वहाँ पे एक तो डेवलपमेंट डिफिसिट है इसकी वजह से लोगों के अंदर है, और प्लस उसके साथ में सर वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, वो पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, वो काफ़ी कुछ एलिमेंट्स को वो इन्फ्लुएंस करके वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। दूसरा जो अफस्पा है उसको भी लेके लोगों के अंदर काफ़ी डीमिलिटराइज जो है, तो उससे भी सिविलियंस। पार्लियामेंट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितनी सीटें रखी गई हैं पार्लियामेंट की? अभी कितनी सीटों पे इलेक्शन होता है? आई थिंक सर 545 पे चुनाव हो रहा है टोटल। पक्का 545 या 543 या 552? सर मुझे पता नहीं सर। खैर जो बाकी 7 सीटें हैं वो वहाँ के लिए, जो POK है वहाँ के लिए रखी गई हैं, आज नहीं तो कल उसको भी तो ऑक्यूपाई करना है। विल कश्मीरी पीपल, यू फील कश्मीरी पीपल विल सपोर्ट इन दैट? सर सबसे पहले हमें उनका ट्रस्ट जीतना होगा सर, कहीं भी हम जब रूल कर रहे हैं तो हमारे एक पार्ट उनको